चलो अभी हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हम लोग का एटॉमिक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है और आपके पास इसके नोट्स भी हैं, तो आप नोट खोल के बैठना। ठीक है, और नोट से सब कुछ रिवाइज करते रहना। हम लोग को सबसे पहले टॉपिक में मॉडल, सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना होता है, हम लोग को मॉडल्स के बारे में पढ़ना होता है। कौन कौन से मॉडल्स हैं? एक होता है थॉमसन मॉडल, एक होता है रदरफोर्ड मॉडल, एक होता है बोर मॉडल, एक होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बीच में हम लोग को थोड़ा बहुत एक्सरे अल्फा ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस पढ़ाते हैं टीचर्स लोग, लेकिन कभी आता नहीं है आज तक, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेंगे मे बी, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हम लोगों ने पढ़े हैं ये। फिर बोर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बीच में आता है डिब्रोगली एंड, जैसे डिब्रॉय बोलते हैं एक्चुअली, बट लेट्स से डिब्रोगली ओनली, डिब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग थ्योरी। ठीक है, ऐसे ये सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग अपन फंडामेंटल अपने पार्टिकल्स देख लेते हैं। अपन ये कहते हैं फंडामेंट नोट्स खोल के बैठना छोटू। अपन के कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? एक है इलेक्ट्रॉन विच हैज़ नेगेटिव चार्ज, एक है प्रोटॉन विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज, एंड एक है न्यूट्रॉन विच हैज़ न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson. Proton was discovered by Goldstein. Neutron was discovered by James Chadwick. Okay. Yes, and there is also one particle called as alpha particle, which is doubly ionized helium ion plus. Okay. होता है He नीचे टू ऊपर 4 प्लस 2 चार्ज, डबली आयनाइज, डबल का मतलब यही है ना, +2 में। हीलियम का तो हम लोग को पता है मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और ये डबल आयनाइज्ड। ठीक है, ये चार हम लोग के फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स हैं। ओके, देन हम लोग को पढ़ना है कैथोड रेज क्या होती हैं। कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड। एंड एनोड रेज आर रेज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, राइटिंग से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सबको पता है ये क्या है, और आपके पास नोट्स भी हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी। ओके, कैथोड रेज आर ग्रुप रे ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज आर रे ऑफ प्रोटॉन। ओके, एंड कैटायन इज, अगर कैथोड, ये देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कैटायन कैथोड रे का ऑपोजिट इज कैटायन, एनोड रेज का ऑपोजिट इज एनायन। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन, एनायन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, तो कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। एनोड रे इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, ये चीज़ अपन याद रखेंगे। कैथोड रे इज रे ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या हो गया, कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो और कैटायन क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट, कैथोड रे का ऑपोजिट कैटायन विच इज़ पॉजिटिव, और इसी ऐसी वाइस वर्स में एनोड रेज वगैरह भी, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 न्यूटन की पावर -19। सेम गोज़ विद प्रोटॉन, चार्ज सेम, बस प्लस में आ जाएगा 1.6 न्यूटन की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 न्यूटन की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 न्यूटन की पावर -27 kg, राइट। और न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है। इसका मास और इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, राइट। हम लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगाना है, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ ले कि न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है या प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि ये 1672 होता है और ये 1675 होता है। ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कि न्यूट्रॉन इज़ मोर हैवियर देन प्रोटॉन। ओके, याद रखना है। हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल भी पढ़ा था। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2E4m, 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 याद रखो। अल्फ़ा पार्टिकल इज डबल आयनाइज, 2E4m ये होता है, इसका चार्ज 2E होता है, इसका मास 4m होता है। 2E मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का है। 2E मतलब चार्ज कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट। और मास क्या हो जाएगा? 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1। अच्छा 4 मास थोड़ी होगा ये, सॉरी। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली डबली आयनाइज, बट पॉजिटिव होता है ना, 2 प्लस होता है। तो दिस इज प्रोटॉन,
ये प्रोटॉन के ऊपर बेस्ड है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 2 × 10⁻⁶, 2 × 1.6 × 10⁻19। और प्रोटॉन का मास कितना होता है 4 × 1.67 × 10⁻27 kgs। ओके, ये फॉर्म, ये सब सिंपल हम लोग को याद है ना, रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मास क्या होता है 2e होता है चार्ज और 4m होता है मास। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 24 की पावर +2 डबल आयनाइज्ड। ओके ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। राइट 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 राइट। और ये चीज़ हम चार्ज में देखें तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन सबसे कम होता है क्या 0 चार्ज। फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। फिर होता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का +2 चार्ज है। राइट राइट छोटू। और एक और फॉर्मूला है, जब हम लोग E/m का रेशियो निकालते हैं, चार्ज बाय मास का रेशियो, तो इसमें सबसे जो छोटा आएगा वो आता है न्यूट्रॉन। मैं बताता हूँ कैसे। और E/m फिर आता है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, फिर आता है E/m प्रोटॉन, फिर आता है E/m इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो, अगर हम चार्ज का रेशियो निकालें, ठीक है, तो देखो चार्ज अल्फा पार्टिकल कहाँ है भाई, अल्फा यही है ना, अल्फा सेम अल्फा लिखा है ना मैंने। मास अल्फा, सबसे कम मास किसका होता है इलेक्ट्रॉन का। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो गया, और चार्ज तो इसका प्रोटॉन के बराबर ही है, तो डिनोमिनेटर छोटा न्यूमिनेटर बड़ा, तो इसका सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, प्रोटॉन से बड़ी आ जाएगी। राइट। और इसका जो मास होता है वो तो 4m होता है और ऊपर 2 ही होता है, तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर इसका बड़ा ही हो गया एक्चुअली, तो इससे कम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। राइट। तो ये अपन का ऑर्डर याद रखेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, E/m जो रेशियो होता है ना कैथोड रे का, कैथोड रे का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है ऑल टाइम, ऑल कंडीशंस में। बट E/m जो रेशियो होता है एनोड रे का वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है ऑन द गैस, नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन। ओके, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन। ओके ओके ओके, ठीक है छोटू, ये सारे बेसिक्स अपन क्लियर हो गया। राइट। E/m का जो रेशियो कैथोड रे के लिए होता है वो फिक्स्ड होता है, और E/m का रेशियो एनोड रे के लिए होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन। ठीक है, गैस अगर हाइड्रोजन है तो अलग होगी, गैस अगर हीलियम है तो अलग होगी, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम लोग चलते हैं अपन के मॉडल्स में। राइट, अपन के मॉडल्स में आते हैं। पहला मॉडल है अपन का थॉमसन मॉडल। क्या था छोटू? प्लम पुडिंग मॉडल। उसने बोला था कि जो पूरा एक एटम होता है दैट इज़ लाइक अ वाटरमेलन, जिसमें पूरा जो चार्ज है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो एज अ सीड जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो है बिखरे हुए हैं। दिस वॉज द मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है, विच वॉज अ कम्प्लीट फेलियर। ओके, ठीक है। और फिर हम लोग के इसको मॉडिफाई करने के लिए कौन आया? इसको मॉडिफाई करने के लिए आया रदरफोर्ड। नोट्स खोल के पूरे पॉइंट्स पढ़ते रहना। फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए आया रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने ना उसने बॉम्बार्ड करना शुरू किया। हम लोग को याद है ना, उसने जो क्या किया, आपको याद होगा ना, उसने अल्फ़ा पार्टिकल को थिन गोल्ड फॉइल में बम्बार्ड किया था। राइट। उसने फिर उससे ऑब्जर्वेशंस निकाली थी। ऑब्जर्वेशन क्या निकाली थी कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से ऐसे ही निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। राइट, मोस्ट ऑफ द। और फिर जो कुछ थे, कुछ में स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन आया, थोड़े एंगल से वो डेविएट करें। और बहुत फ्यू 1 in 20,000 जो थे अल्फ़ा पार्टिकल, वो जाके 180 डिग्री में वापस आ गए। तो इस चीज़ से उसने मुराद क्या निकाली कि जो एटम है वो तो बड़ा है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस है, जो भारी पार्ट है, जिसके अंदर मास है सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर पूरा एटम का मास ही एक तरह से, वो बहुत ही छोटा एरिया है कंपेयर टू एटम। राइट, कैसे 180 डिग्री में बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो उसने मुराद निकाली कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही छोटा एरिया है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेस ऑफ दिस एटम इज़ एम्प्टी, यही उसने कंक्लूजन निकाला था। राइट, जो मैक्सिमम मास है वो न्यूक्लियस में होता है,
which is and which has positive charge also, right? This is where all the mass and positive charge is concentrated, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने अपन का ऑब्जर्वेशन अपनी ऑब्जर्वेशन बताई थी। तो अब यहाँ से हम लोग के कंक्लूजन्स क्या निकले हम वो देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग को पता चल गया कि रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, राइट। इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। तो इसने बोला कि जो हैवी चार्ज है, जो मैक्सिमम मास है और पॉजिटिव चार्ज है, सबको सेंटर में ही है, ओके। तो इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। फिर तो अब हम लोग इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया, तो अब एटम के 2 पार्ट हो गए। नाउ एटम हैज़ 2 पार्ट्स, वन इज़ इलेक्ट्रॉन, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर नहीं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के अलावा जो एक्स्ट्रा है, वन इज़ न्यूक्लियर पार्ट, 2 पार्ट हो गए, विच हैज़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, right right. This is responsible for total mass and positive charge of the atom, and this is responsible for the total volume of the atom. वॉल्यूम मतलब कितना बड़ा ना, कितना। तो इलेक्ट्रॉन ही जो है ना यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, तो यही ना रिपल्शन जब पॉजिटिव चार्ज से हो रहा है तो ये दूर जाके इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा रहा है। तो दिस इज़ न्यूक्लियर चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम, राइट। मेक सेंस। यहाँ पे एक और चीज़ थ्योरी आ गई छोटी सी, कि यार अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में और यहाँ पे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके ऊपर तो फोर्स लगेंगे, कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो कोलम्बिक फोर्स लगेंगे। कोलम्बिक फोर्स क्या, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो कोलम्बिक फोर्स FC लगेंगे। कूलम्स फोर्स थोड़ा सा तो याद होगा, राइट, थोड़ा सा याद होगा कूलम्स फोर्स, अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन अगले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट थोड़ा सा तो याद होगा कूलम फोर्स। और एक बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो स्यूडो फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो एक बाहर फोर्स लगेगा जो इसको दूर भी करेगा, यहाँ पे कैसे ये घूम रहा है, राइट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक लगेगा। तो यहाँ पे मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी ना, कि Q1 Q2 अपॉन R², और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन R, राइट। के इस हम लोग को पता है कांस्टेंट, Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 प्रोटॉन का चार्ज, रेडियस, और फिर ये तो मैं बस इक्वेशन बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी इक्वेशन बन जाएगी ना, तो ये एक इक्वेशन ये मुराद निकल गई, ठीक है। नाउ दैट वी नो दैट न्यूक्लियस इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द एटम, राइट, कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी लिटिल। नाउ हाउ लिटिल इट इज़, दैट वी आर गोइंग टू नो बाय अ लिटिल फार्मूला, विच इज़, एक बस याद रखो कि जो एटम का न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ जो एटम है, दैट इज़ 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। 5 गुना ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें कि डायामीटर कितना, और डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा डबल, डायामीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायामीटर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 10⁻10 टाइम्स रेडियस डायामीटर ऑफ न्यूट्रॉन। मेक सेंस। नहीं भाई, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ भाई, मैं ये देखो, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। डायमीटर, इसको अगर रेडियस को हम रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का डबल। तो इसका अगर हम इसका रेडियस ऑफ एटम का डायमीटर ऑफ एटम करेंगे, तो 2 इंटू रेडियस डायमीटर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 10⁵, 2 इंटू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, यही होगा। तो ये बन गया एक डायमीटर, ये बन गया एक डायमीटर ऑफ एटम, तो डायमीटर भी सेम ही है। डायमीटर ऑफ एटम इज ऑल्सो 10⁵ टाइम डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं बताना चाह रहा था वॉल्यूम का। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, ये तो सर्कल है, स्फेयर शेप है, तो स्पेयर शेप का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, राइट, याद है अपन लोगों को। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम देखें और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देखें, तो रेडियस ऑफ एटम का क्यूब और रेडियस ऑफ न्यूक्लियन का क्यूब, राइट। तो रेडियस ऑफ एटम क्या है, 10⁵, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 10⁵ रेडियस ऑफ न्यूक्लियन क्यूब कर दिया 10⁵ का क्यूब हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मेक सेंस, ओके। अपन के पास एक फॉर्मूला भी आता है,
रेडियस ऑफ किसी भी एटम का हम लोग, ये तो हम लोग को समझ में आ गया ना, ये रिलेशन रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर 5 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अपने पास एक रिलेशन भी आता है विच इज़ हम लोग किसी भी एटम का हम लोग को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी फाइंड करना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, मास नंबर दिस इज मास नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर मत रख देना पागल, ठीक है। मास नंबर वाला ऊपर होता है XAZ, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर का पावर 1/3 ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो R ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है R0 A की पावर 1/3, ये फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज़ मास नंबर, दिस इज़ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और R0 की वैल्यू फिक्स्ड होती है, पिक्चर्स कितनी फिक्स होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 1.33 की 10⁻⁻15 मीटर, ओके। फर्मी मीटर की पावर -15 ही होता है, फिर डोंट नो 1.33 फर्मी मीटर भी ले सकते हैं, बट इतना क्यों याद रखना है। बस इस R0 की वैल्यू होती है 1.33 की 10⁻⁻15 मीटर याद रखो, सेंटीमीटर याद रखो, 10⁻⁻15 मीटर 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। चलो आगे चलता है ना। और इसने एक और चीज़ जो की थी वो इसने एक्सप्लेन कर दी थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे एक्सप्लेन कर दी इसने बोल दिया ना कि इसने बोला था कि एक जो एटम होता है वो इनबिल्ट नेचुरल स्टेट में न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रल मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो दोनों इक्वल ही होते हैं इनबिल्ट। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल दिया तो फिर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो फिर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। लेकिन इनबिल्ट नेचुरल स्टेट में जो एक एटम होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है, चार्ज उसमें ज़ीरो ही होता है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। पहली बात तो वो अपनी स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया। इस जब हम लोगों को जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो कोई भी पार्टिकल जब काइनेटिक एनर्जी और करता है, मतलब कोई भी मोशन कर रहा है तो धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज़ करेगा, और धीरे धीरे ज़्यादा के तो अपना धीरे धीरे अगर काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे ज़्यादा कि यहीं पे कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में, फिर तो एटम फेल कर जाएगा, एटम तो कोलैप्स कर जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा तो होता नहीं है, राइट। तो इसने पहली बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, इसने बहुत सारे स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े हैं ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह हम लोग आगे पढ़ते हैं, आपने पढ़े भी हैं अपन लोगों ने, तो वो सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स, ओके। तो इसकी वजह से अब हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा। तो आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अपन बेसिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये तो पता है ना कि ये एटम है, ऊपर AZ ये होता है मास नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। एटॉमिक नंबर यही होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के बराबर फॉर अ न्यूट्रल स्पीसीज। अगर किसी एटम का चार्ज 0 है तब ये वैलिड होता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल है। और मास नंबर हम लोग मास नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मास नंबर निकालते थोड़ी ना, मास नंबर तो दिया होता है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z होता है इन अ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। और अपन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस एटॉमिक नंबर इज़ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर। अब हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग को निकालना है, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर से P को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, यही। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है इन न्यूट्रल एटम, Z के। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, राइट। एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये सारे हम लोग कॉमन सेंस वाले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, राइट। और अगर मान लो न्यूट्रल एटम नहीं है, चार्ज है उसमें, तो कैसे निकालेंगे, मान लो हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मान लो किसी कोई एटम है, मान लो कि बेरिलियम -2 है,
होता नहीं है शायद, लेकिन है, मान लो है। तो इसका जो बेरिलियम में क्या होता है हम लोग को पता है ना, नीचे 2 4 हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी 3 9 हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी भाई, छी छी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम है 4th, एटॉमिक नंबर 4 हो गया। और इसका जो ऊपर वाला होता है वो मुझे याद नहीं है, वो आपको याद करना है क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। तो आप पीरियोडिक टेबल भी अपने पास रखना है, और इज़ नॉट लाइक आपको याद करना है, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, आपको धीरे 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 याद होता जाएगा। तो अब हम लोग को 4 की ज़रूरत है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें मान लो -2 चार्ज है, तो हम लोग को अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4 तो है ही, 4 तो है ही, 4 एटॉमिक नंबर, तो 4 तो है ही। 4 कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन थे तो मतलब 4, जब ये न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन थे, लेकिन आप अपने 2 और ऐड कर दिए तो इसमें -2 चार्ज आ गया। तो अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? +2 इजिकल टू हो गया 6, 2 और ऐड कर दिया। और अगर इसमें +2 चार्ज होता तो क्या हो जाता कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, तो 4 तो थे ही, 4 से आपने 2 को बाहर खींचे निकाल दिया, तो 4 -2 हो जाता 2। समझा? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, इजी क्वेश्चन है राइट, कुछ ऐसे बहुत टफ नहीं है राइट। मान लो हम लोग को निकालना है O-2 का, O-2, O का क्या होता है? 6 और 18, पता है हम लोगों को, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। और मे भी नहीं भी पता है तो सब, किसी को नहीं पता था भाई, सब देख के जाने हैं, धीरे धीरे आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता जाएगा। O का 6 18 होता है, N का 7 14 होता है, ये सारे कॉमन वाले बता रहा हूँ। C का 6 12 होता है, F का 9 19 होता है, ये सारे कॉमन वाले हैं, ठीक है, ये सारे अपन को याद रखना है। तो O-2 है, तो उसमें नंबर ऑफ़ सब निकालते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो 6 ही है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमेशा 6 रहते हैं, प्रोटॉन थोड़ी ना मूव करते हैं, प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं अंदर आते हैं ना। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ 6। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पहले निकालते हैं, न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, राइट। तो 18 - 6 12, 12 इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यार मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, मतलब मैं भूल चुका हूँ, बट आपको नहीं भूलना है, बस मेरा तो टाइम हो गया ना, सॉरी। ऑक्सीजन का ये ना होता है 8, नीचे 8 होता है, ऊपर 16 होता है। एन का नीचे 7 होता है, ऊपर 14 होता है। और कौन सा है? कार्बन का नीचे 6 होता है, ऊपर 12 होता है। फ्लोरीन का नीचे 9 होता है, ऊपर 19 होता है। हाँ, अब ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अब ये होता है, सॉरी। अब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो 8, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 - 8 8, और -2 चार्ज था, -2 चार्ज। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 और ऐड हो गए, 8 तो पहले थे ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल, 2 और ऐड हो गए तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई क्वेश्चन हमसे पूछा तो, ओके। फिर अपने 2 टर्म्स भी पढ़ी थी, एक होता है आइसोटोप, मेन तो ये याद रखो, आइसोटोप इज सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, एंड आइसोबार which is different atomic number and same mass number, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ सकते हैं हम लोग, नाम से समझो, आइसो इलेक्ट्रॉन ई आ रहा है ना, तो सेम नंबर ऑफ, जिसमें अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आइसोटोन्स भी होते हैं, नाम समझो, एन आ रहा है ना, एन आइसोटोन्स, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे जिन 2 एटम के बीच में, तो आइसोटोन्स होंगे एक दूसरे में। आइसोटोप्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अपन को कुछ याद रखना है। सबसे मेन तो एग्जांपल हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन 1 में भी नॉर्मल होता है, फिर ड्यूटेरियम भी होता है, फिर ट्रिटियम भी होता है, सबका मास नंबर से एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर 1 2 3 है, राइट। और कार्बन भी होता है, कार्बन एक C612 में भी होता है, C614 में भी होता है। और ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो 16 में भी होता है, 18 में भी होता है। ऐसे बेसिक कुछ ये दो तो याद रख लो, ऐसे कुछ हम लोग को बेसिक याद रखना है। ऐसे आइसोबार भी होता है, उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा मास नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को याद है, छोटी चीज़ें, ठीक है। जैसे आइसोबार का अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहे तो कैल्शियम का ले सकते हैं, और उसका ले सकते हैं पोटेशियम का, ये आपको याद नहीं रखना है।
ये इसका भी मास नंबर 40 होता है, इसका भी मास नंबर 40 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19, इसका होता है एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम का 20 होता है और पोटेशियम का होता है 19। और एक और ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का ट्रिटेरियम फॉर्म, ऊपर का 3 होता है, नीचे का 1 होता है। और इसमें अगर हम लोग हीलियम से इसको कंपेयर करें तो हीलियम का नीचे ऊपर हीलियम का भी मास नंबर 3 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम 2.2। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोबार्स के। अपन लोगों को एक चीज़ तो पता है ना छोटू, जो हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट वाला है ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है ना, एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन याद करो, परसेंटेज दिया 5% ऑक्सीजन, 6% नाइट्रोजन वगैरह 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 टाइप्स ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को पता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज इनटू वेट, एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज विच इज़ ऑलवेज 100% मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो ये हम लोग को फॉर्मूला पता है ना एवरेज एटॉमिक वेट का, अपने नोट्स में भी लिखे होंगे, राइट। ये अपन लोग मोस्टली आइसोटोप्स में हम लोग के पास 2 एटॉमिक मास नंबर्स होते हैं ना, आइसोटोप्स डिफरेंट मास नंबर, तो हम और सेम एटॉमिक नंबर, तो इसमें हम यूजुअली हम आइसोटोप्स में यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक एवरेज एटॉमिक वेट निकाल सकें। ओके, तो हमारे पास 2 मास नंबर्स होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये एवरेज एटॉमिक वेट का हम लोग को पता है ना, एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज दिया होगा उसको, उसके जैसे एटम को परसेंटेज दिया हो उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक मास इज एटॉमिक नंबर, और फिर यार मैंने फिर मैं सब कर दिया। एटॉमिक मास इज़ नॉट एटॉमिक नंबर भाई, एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास इज़ मास नंबर बाबा। एटॉमिक मास इज़ मास नंबर, मास इज़ मास नंबर बाबा, सॉरी। तो जो भी एटम का परसेंटेज दिया होगा उसका, जो भी एटम का वो दिया होगा परसेंटेज, उसको मास नंबर से डिवाइड करो। जैसे नाइट्रोजन का मान लो 10% दिया हुआ है, तो 10 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, 10 इंटू 14 140, समझ गया, ऐसे ना समझिए, हम लोगों ने करा हुआ है। तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने थॉमसन पढ़ लिया, हम लोगों ने रदरफोर्ड पढ़ लिया। अब रदरफोर्ड और बोर के बीच में ये 2-3 चीज़ें आने वाली हैं, राइट। प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब हम लोग ये बीच वाली चीज़ें पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी। ये क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यही डिस्कवरीज इसके बीच में हुई जिसकी वजह से बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई कर पाया, क्योंकि इन सारी डिस्कवरीज से उसने थोड़ा कंक्लूजन्स लिया और फिर उसने अल्टीमेटली जो है वो अपना अच्छा खासा मॉडल दिया जो कि रदरफोर्ड से बेटर था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक वेव के बारे में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव अपन ने बहुत सुना है छोटू, है ना, बहुत सुना है। ईएम वेव क्या होती है, जिसमें अपन का ये आता है कि वो याद है ना, ऐसे अगर एक्स वाई एक्सिस में रखे तो 2 वेव चलती हैं, एक ऐसे वेव चलती है, एक ऐसे वेव चलती है, राइट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। याद करो मैक्सवेल ने दी थी ये थ्योरी, रिकॉल करो इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। These waves are not associated with both components of electric and these waves, the component of these waves are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. ये वेव जो है ये परपेंडिकुलर है इस वाली वेव से, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में जा रही है, इससे परपेंडिकुलर है, कैसी ऐसे और ये इधर जा रही है। सेम गोज टू अदर वेव। तो सब हर तरह से ये वेव एक दूसरे से भी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी बन के परपेंडिकुलर होती हैं। And EM waves does not require, very important point, EM wave does not require some medium to propagate. They can propagate in vacuum also. EM wave do not require some medium to propagate. They can propagate in vacuum also. What is the speed of EM wave? It is speed of light. Speed of light is c. Speed is c, मतलब 3 into 10 की power minus 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज स्पीड ऑफ EM वेव। EM वेव्स के अंदर फिर एक थोड़ा सा EM वेव्स के अंदर बहुत सारे वेव्स आती हैं, हम लोग को याद है ना। EM वेव्स क्या, कौन सी हम लोगों ने एक निमोनिक याद किया था, याद करो क्लासिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्लासिक सी वाला, बस क्लासिक में ऐसे बोल रहा हूँ, ये कॉस्मिक रेज हम लोग को पढ़नी नहीं है। गाड़ी XUV in my range, गाड़ी XUV in my range, गाड़ी XUV in my range। G से गामा,
एक्स से एक्स रे, यू से यू से यूवी रे, वी से विजिबल रे, आई से इंफ्रारेड रे, एम से माइक्रोवेव्स एंड रेस आर से रेडियो वेव्स। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गामा एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। जब हम लोग इस सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में जाते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो वेवलेंथ जो है इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आर की होती है, रेडियो वेव की, तो वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। ठीक है, तो अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, hc/λ। याद करो। राइट। तो अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, सबसे कम एनर्जी भी इसकी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा वेव की। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएँ तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाए वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। ओके 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 ओके। एक चीज़ थोड़ा सा ये याद रख लो, बस एक ये वाली याद रख लो, विजिबल रहेगा, बाकी सब होगा तो फिर याद कर लेंगे, लेकिन अभी याद रख लो, इसकी जो वेवलेंथ है विजिबल रे की रेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 720-750 नैनोमीटर के बीच में होती है। ओके, ये एक याद रखना, विजिबल रे रेनबो वाली अपन की जिसमें हम देखते भी हैं, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज़ 400 से 720 मीटर। ठीक है, फिर हम लोगों के टर्म्स आते हैं वेवलेंथ हमको पता होता है, वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट ऑफ वेव, टू अपर पार्ट ऑफ द वेव और टू ट्रफ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव। राइट, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। टाइम पीरियड हम लोगों को पता है, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज़ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज़ 1 अपॉन टाइम पीरियड, वेव नंबर इज़ 1 अपॉन लैम्डा। राइट, ये सारी चीज़ हम लोग को पता है, हम लोग को बस रिवाइज करनी है आपको। फिर अपन के पास कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, मतलब फॉर्मूलेज क्या, हम लोग को ये भी याद होगा कि ये तो पता है ना, E=hc/λ, E=h/ν। राइट, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी विच इज़ E=h/ν। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज़ स्पीड अपॉन डिस्टेंस। इसको डिराइव करोगे तो आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का इन्वर्स आ जाएगा ये, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो ई इज इक्वल टू एच, और स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, बाकी ई एम वेव्स की बात कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन लैम्डा, डिस्टेंस क्या है लैम्डा। राइट, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ा था, शॉर्टकट भी पढ़ा था। एच सी की वैल्यू या तो आप इंडिविजुअली पुट करोगे, एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू बता दो, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है बाय द वे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल्स, 6.6 × 10⁻34 जूल्स, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸। या तो हम इसको मल्टीप्लाई करें इंडिविजुअली, अगर हम लोग के पास जूल्स वगैरह में दिया हो तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, फिर हम लोग कभी कभी मान लो करना पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अगर हम लोग को एनर्जी जो है वो एंगस्ट्रॉम में निकालनी है, मतलब हम लोग को एनर्जी जो है वो एंगस्ट्रॉम में निकालनी है, सॉरी एनर्जी एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर, तो मीटर है ना। तो अगर हम लोग का लैम्डा जो है, लैम्डा की जो वैल्यू दी हुई है वो एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, लैम्डा की जो वैल्यू दी है वो एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, तो एच सी का फॉर्मूला होता है, एच सी का मल्टीप्लिकेशन आता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर लैम्डा जो है वो न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ है, सॉरी नैनोमीटर कितना होता है 10⁻9, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इज 1240 लैम्डा इन नैनोमीटर। दोनों में ही जो ई का आंसर आएगा, एनर्जी आएगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही आएगी। ओके, तो ये दो शॉर्टकट्स आप याद रख सकते हो कि अगर एंगस्ट्रॉम में लैम्डा दिया हो तो ई इज 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ई इज 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, और दोनों में ई की वैल्यू जाएगी और ई वी में आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। ओके, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही आंसर दिया होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर नहीं दिया हुआ है तो फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1. ये शायद आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे ना छोटू, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो इसी में से देख देख के आपको, अपने नोट्स से देख देख के अपन को शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ओके,
अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जो आपके पास नोट्स तो बहुत अच्छे होंगे इस चैप्टर के, मुझे याद है मैंने आप लोगों ने बनाए थे इस चैप्टर के नोट्स अच्छे अच्छे। 1.6 × 10⁻⁻19 ठीक है। और ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा इज इक्वल टू एच न्यू, ये है प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज व्हाट प्लैंक्स लॉ इज ऑल्सो। तो प्लैंक्स क्या बोलता है ना, व्हाट हैपन, प्लैंक्स बोलता है कि जो एनर्जी एमिटेड है, जो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है बाय एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी को या तो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बस करा जा रहा है ऐसे लाइन की फॉर्म में से करा जा रहा है, नहीं, कंटिन्यूस नहीं, इट इज़ डिसकंटिन्यूस। ये एक डिस्क्रीट मैनर में हो रही है, पॉकेट्स बाय पॉकेट, छोटे 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 छोटे, ठीक है। हाँ, ये छोटे 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 पॉकेट्स में हो रही है, छोटे छोटे मतलब पॉकेट, छोटे 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 पॉकेट्स में हो रही है। दीज पॉकेट्स आर कॉल्ड एज फोटॉन। फोटॉन छोटे छोटे पॉकेट्स के फॉर्म में, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में ये जो है एनर्जी रिलीज या फिर अब्सॉर्ब होती है, एंड दीज पॉकेट्स आर कॉल्ड एज फोटॉन। द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी से, राइट, एक फोटोन की। तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन हो गए तो कितना हो जाएगा, n h न्यू नंबर ऑफ फोटोन, n इज इक्वल टू, राइट, मेक सेंस ना, ये तो कॉमन सेंस है छोटू, c/λ, राइट, n यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन है, राइट, इजी इजी पीजी इजी पीजी, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग प्लैंक मॉडल हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, वो मैं सोच रहा हूँ आपको सेकंड पार्ट में, तो आज के लिए काफ़ी हो गया है, तो आपको मैं वो सेकंड पार्ट में देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा हम लोग सब देख लेते हैं। ये पढ़ा कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है बाय द वे, बट फिर भी ये पढ़ा। चलो छोड़ो, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, जितना हम लोगों ने पढ़ा वो कंसेप्ट वाइज पढ़ा है। यहाँ तक का चैप्टर जो है वो कंसेप्ट वाइज है। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा दैट इज़ मेनली फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे दैट इज़ मेनली फार्मूला बेस्ड, और उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, ओके। चलो।